हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने वाले हैं। देखिए, इसमें आपका क्या दो इक्वेशन होंगी, हमें ये बताना है ये पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, एवरीथिंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, from the pair of linear equations in the following problem and find their solutions graphically। पहले तो हमें फॉर्म करना है क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कैसे, ग्राफिकली। तो देखिए कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। भाई 10 बच्चे क्लास 10 के हिस्सा लेते हैं मैथमेटिक्स के एक क्विज में। आगे इसने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों के कंपैरिजन में 4 अधिक हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने हिस्सा लिया इस क्विज में। मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान ली मैंने यहाँ पर x। ऐसे ही जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर y। इसने क्या कहा, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं, तो इसलिए भाई गर्ल्स और बॉयज मिलाकर टोटल 10 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 10 के इक्वल आ जाएगा। एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई। दूसरा इसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स किससे लिखे मैंने, x। तो x जो है क्या है, y प्लस 4। ये कह सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या है उससे 4 अधिक। तो अब एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब यहां से हमें इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो एक्सेस यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपके x डैश, ये x, ये y और ये y डैश, और ये क्या है आपका ओरिजिन है। अब हमें जो ग्राफ है बनाने के लिए क्या इक्वेशंस से टेबल बनाना होगा। तो पहले इक्वेशन से टेबल अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा भाई, x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की क्या आएगी, 10। और अगर y के 0 पुट करता हूं तो x की क्या आ जाएगी, 10। तो एक टेबल आपका ये फॉर्म हो गया। ऐसे ही यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -4। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की क्या आ जाएगी, +4। तो ये वैल्यूज हमें चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10। ऐसे ही 2, 4, 6, 8 और 10, -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8। भाई ये वैल्यूज मैंने यहां पर लिख ली। अब x पर 0, y पर 10, x पर 0 और y पर 10, x पर 0, y पर 10, ये पॉइंट हो गया। और x पर 10, y पर 0, x पर 10 कहाँ है, यहाँ पर, और y पर 0 भी यहाँ पर है। तो इन दोनों को मिलाएं अगर, तो एक आपकी क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद दूसरे क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4 यहाँ पर आएगा। और अगर x की वैल्यू 4 है तो y की 0, तो x की वैल्यू 4 है तो y की क्या हो गई, 0। जब इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो इतना आ गया भाई। तो यहां से आप देखेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x और y की वैल्यू आएगी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसकी वैल्यू आएगी, आपकी x और y की वैल्यू रहेगी। अब यहां पर आप देखिए
मैंने ग्राफ बनाया है ऐसे जनरली, तो यहाँ पर रफ ग्राफ बना है। जैसे ही आप ग्राफ नोटबुक पर बनाएंगे तो ग्राफ नोटबुक पर आपकी हर एक वैल्यू क्लियर आएगी। तो इसलिए जो x पर ये है वो x की वैल्यू हो जाएगी, और जो y पर कट कर रहा है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो वहां से आप x और y की वैल्यू बता सकते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। आपको x और y की वैल्यू बतानी है, वो आपके उसी ग्राफ से आएगी, यहाँ से नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ से लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और जो ये डिवीजन है ये भी इक्वल नहीं है। तो इसलिए आपका जो ग्राफ नोटबुक है, ग्राफ पेज है, उस पर डिवीजन बराबर रहेगी। तो जो बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ से आपकी x और y की वैल्यू आ सकती है। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें x और y की वैल्यू क्या और क्या है। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्या, सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, देखिए सेकंड पार्ट में इसने कहा 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। आपको क्या करना है, यहां पर इक्वेशन बनानी है। तो मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज। जो कॉस्ट है 1 पेंसिल की वो क्या मान ली मैंने, x रुपीज मान ली। ऐसे ही जो कॉस्ट है 1 पेन की वो मैंने कितना मान लिया, y रुपीज। अब यहां पर इसने क्या कहा, 5 पेंसिल तो 5x और 7 पेन यानी कि 7y, टोटल कितना हो गया 50। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। ऐसे ही आपका दूसरा क्या है, दूसरा है 7 पेंसिल तो 7x और 5 पेन तो 5y, किसके इक्वल है आपका, ये इक्वल है 46 के, तो मैंने 46 के इक्वल लिखा। तो एक इक्वेशन ही आ गई। तो उम्मीद है अब आप जो है यहाँ से ग्राफ बना सकते हैं। आपको सिमिलरली ग्राफ बनाना है टेबल बनाकर, और मुझे कमेंट करके बतानी है कि x और y की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा भाई, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। देखिए ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो तीसरा भी इक्वल नहीं है मान लो, तो ये आपके जो लाइन है ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग। कैसे है भाई, इंटरसेक्टिंग। और मैंने आपको बताया था कि अगर a1 by a2 इक्वल आ जाए b1 by b2 के, लेकिन इक्वल ना आए c1 by c2 के, तो ये लाइन कैसी होती है, पैरेलल। और अगर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल आ जाए तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट। कैसे होते हैं भाई, कोइंसिडेंट। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ऐसे ही भाई फर्स्ट क्वेश्चन में a1 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है -4 और c1 की वैल्यू क्या है 8। यही ऐसे ही a1 a2 b2 c2, तो a2 की वैल्यू क्या है 7, b2 की वैल्यू क्या है यहां से 6 और c2 की वैल्यू क्या है -9। तो रेशो निकाल के देखें तो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, यहां से क्या आएगा 5 by 7, ये क्या है -4 by 6। देखो ये तो कटता नहीं है, और इसको काटेंगे तो 2 by 3। क्या ये आपस में इक्वल है, यही इक्वल नहीं है, यही इक्वल नहीं है, यानी कि यही इक्वल नहीं है, पहले वाले ही। और अगर पहले वाले ही इक्वल ना हो तो वो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। तो इसलिए ये लाइन आपकी कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। कैसी हो जाएगी भाई, इंटरसेक्टिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में a की वैल्यू क्या है 9, a1 की 9, b1 की 3 और c1 की 12।
ऐसे ही A2 की 18, B2 की क्या है 6 और C2 की क्या है 24, तो 24 मैंने लिखा। अब वही रेशो चेक करेंगे तो A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। देखो 9 बाय 18, 9 बाय 18 ये 3 बाय 6 है और ये क्या है 12 बाय 24। तो डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा 1 बाय 2, ये भी कितना आ गया 1 बाय 2, ये भी कितना आ गया 1 बाय 2। तो देखो तीनों ही इक्वल आ गई, तीनों ही इक्वल आ गई। तीनों इक्वल किसके केस में थी, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। तो इसलिए ये लाइन कैसी हो गई आपकी कोइंसिडेंट, कैसे होगी भाई कोइंसिडेंट। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आया। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा भाई, देखो A1 की वैल्यू क्या है यहां 6, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू क्या है 10, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू क्या है 9। वही रेशो निकाल के देखेंगे। अब देखिए 6 बाय 2 यहां आएगा, B1 बाय B2 यानी कि -3 बाय -1, C1 बाय C2 10 बाय 9। अब ये कटकर कितना आया 3, ये कटकर भी कितना आया 3 और ये तो कटेगा ही नहीं, यानी कि पहले दो इक्वल है लास्ट वाला इक्वल नहीं है। पहले दो इक्वल लास्ट वाला इक्वल ना हो तो ये आपका किस केस में होता है, जब लाइंस कैसी हो पैरेलल। तो इसलिए थर्ड पार्ट में जो ये लाइंस है ये आपस में क्या है पैरेलल है। कैसी है भाई पैरेलल। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर लाइंस कैसी हैं पैरेलल हैं, पैरेलल के केस में क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है, और अगर लाइन जो है आपके इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है उसमें कैसा होता है कंसिस्टेंट। तो हमें वही चेक करना है। फर्स्ट पार्ट में A1 की वैल्यू क्या हो गई 3, B1 की वैल्यू क्या हो गई 2। देखिए C1 और C2 कई बच्चे क्या करेंगे 5 को इधर लेकर आएंगे, 7 को भी इधर लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये भी इधर आएगा माइनस, ये भी इधर आएगा माइनस, तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इधर वाली वैल्यूज को भी हम C1 और C2 कंसीडर कर सकते हैं। कहीं आप ये कहो सर आपने C1 और C2 की वैल्यू गलत ली है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं क्या, यहाँ पर C1 और C2 इधर जाएगा तो माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसी को क्या मान लेते हैं C1। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 5, ऐसे ही A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू 7। अब यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं भाई A1 बाई A2, इनको डिवाइड करें A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाय C2। अगर डिवाइड करके देखें तो देखो 3 बाई 2, ये क्या आ गया 2 बाय -3। अब देखो यही इक्वल नहीं है, अगर यही इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं। और मैंने क्या कहा था, अगर लाइंस पैरेलल है तो सिर्फ क्या होती है इनकंसिस्टेंट, और अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है तो क्या होंगी कंसिस्टेंट। तो इसलिए आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा कंसिस्टेंट। क्या रहेगा भाई कंसिस्टेंट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया इसका फर्स्ट पार्ट। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद भाई सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू क्या है 8 है। ऐसे ही यहां पर A2 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू -6 और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 9। अब अगर यहां पर देखा जाए तो A1 बाई A2 2 बाई 4, ये क्या आ जाएगा -3 बाई -6 और ये क्या आएगा 8 बाई 9। यहां पर ये क्या आ गया 1 बाई 2, ये कटा, ये क्या आ गया 1 बाई 2, लेकिन ये 1 बाई 2 के इक्वल नहीं है, यानी कि पहले दो इक्वल हैं और थर्ड वाला इक्वल नहीं है। पहले दो तो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो ये किस केस में होता है, जब लाइन आपकी कैसी होती है पैरेलल, और पैरेलल वाले केस में लाइंस क्या होंगी इनकंसिस्टेंट। तो आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा
इनकंसिस्टेंट। आपका आंसर क्या रहेगा? इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा? थर्ड पार्ट में a1 की वैल्यू क्या है? 3/2, b1 की वैल्यू क्या है? 5/3, c1 की वैल्यू क्या है? 7, मैंने वैल्यूज लिखी। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है? 9, b2 की वैल्यू क्या है? -10 और c2 की वैल्यू क्या है? 14। तो डिवाइड कर दो भाई, ये क्या आ जाएगा? 3/2 और बाय में 9 है तो बाय में 9, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख सकता हूं मैं। ऐसे ये क्या आ जाएगा? 5/3 बाय -10/1 और ये क्या है? 7/14। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन इसमें से एक माइनस हो गया। आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे डिवाइड के डिवाइड वाला रेसिप्रोकल होकर सोल्व हो सकता है। अगर सोल्व करें तो ये ऊपर जाएगा तो 3 1 जा 3 और 9 2 जा क्या आ गया? 18 और ये क्या आएगा? 5 1 जा 5 और ये क्या आ गया? -30। वैसे आयतों का क्या 1/6 और 1/6, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है तो इसलिए इक्वल तो नहीं है ना। और अगर इक्वल नहीं है तो ये लाइंस इक्वल नहीं है, पहले दो ही इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसे हैं? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग है तो कैसी हैं? कंसिस्टेंट। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। तो थर्ड पार्ट भी आपका हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा? फोर्थ पार्ट में इसने कहा a1 की वैल्यू 5, b1 की -3, 5 -3 और c1 की वैल्यू क्या है? 11 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू क्या है? 6 और c2 की वैल्यू क्या है? -22। डिवाइड अगर करें तो क्या आ गया? 5/-10, ये -3/6 और ये क्या आ गया? 11/22 माइनस का। अब कैंसिल आउट हुए तो क्या बच गया? -1/2, ये भी क्या बच गया? -1/2 और ये भी क्या बच गया? -1/2। और अगर तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल किस केस में होता है? जब आपकी लाइंस कैसी हो? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट नहीं, जो आप कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट वाले केस में भी लाइंस कैसी होती हैं आपकी? कंसिस्टेंट। क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आया। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट में इसने क्या कहा? अगर a1 की वैल्यू 4/3 है, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 8, ऐसे ही a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू क्या है? 12। डिवाइड कर लेते हैं भाई, क्या आ जाएगा? 4/3/2, ये 2/3, ये क्या रहेगा? 8/12। अब यहां पर देखिए आप, डिवाइड ये है, डिवाइड के डिवाइड वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4/3 इंटू 1/2, ये क्या है? 2/3 है। इसको काटेंगे, ये भी क्या आ गया? 2/3। अब इससे काटोगे 2 तो ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। तीनों इक्वल। तीनों इक्वल आपका किस केस में होता है? कोइंसिडेंट लाइंस में। और कोइंसिडेंट लाइंस आपके क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये इसके सारे पार्ट समझ में आए अच्छे से। तो एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या कहा? Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. हमें पहले तो ये चेक करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं, और उसके बाद हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे? ग्राफिकली। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में a1, अगर मैं वैल्यूज देखूं a1 b1 c1 की, a1 b1 और c1, ऐसे ही a2 b2 और c2। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है? 1, b1 की वैल्यू भी 1 और c1 की वैल्यू 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू 2, 2 और 10। ये वैल्यूज हैं भाई आपकी। अब आपको रेशो चेक करनी है, तो रेशो कैसे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर चेक करोगे तो क्या आएगा भाई? 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पर 5/10। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा? 1/2। तो तीनों अगर
तीनों इक्वल अगर हो तो क्या होता है, लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, और कोइंसिडेंट होती हैं तो उससे वो क्या कंसिस्टेंट भी होती हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है भाई, ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आता है, और मैंने आपको कहा भी कि यहाँ पर ग्राफ अगर बनाएंगे तो वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो इसलिए आपको ग्राफ पेज पर जो है ट्राई करना है, और फिर मुझे हर एक पार्ट की वैल्यू अच्छे से बतानी है कि फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू क्या आई, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट का पता लगा कि ये क्या है, कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है तो हमें यहां पर चेक करना होगा, तो चेक करके आप बताना x और y की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहा भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू क्या है 8, ऐसे ही ये 3 -3 और ये क्या है आपकी 16। अब यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा 1/3, ये -1/-3 और ये क्या है 8/16, तो ये कट गया 1/3 और ये 1/2 हो गया। भाई पहले वाले दो इक्वल है और थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो आपकी जो लाइन है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल, और पैरेलल के केस में वो लाइंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। कैसी होती है भाई, इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें यहां पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो हमें यहां पर ग्राफिकली भी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये लाइंस आपकी कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट। तो भाई सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या, थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा कि जो a1 की वैल्यू है वो 2 है, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6, ऐसे ही 4 -2 और -4, अगर डिवाइड करें तो 2/4, 1/-2, -6/-4, तो यहां पर अगर देखोगे तो ये तो 1/2 हो गया, ये -1/2, पहले दो ही इक्वल नहीं, तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइंस जो हैं वो कंसिस्टेंट भी हैं, और लाइंस अगर कंसिस्टेंट है तो उस केस में आपको ग्राफिकली जो है सोल्व करना है। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि ग्राफिकली अगर इसको सोल्व करें तो आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सोल्व कर पाते हैं। उसके बाद भाई जो इसका लास्ट पार्ट है यानी कि फोर्थ पार्ट, उसमें इसने क्या कहा, फोर्थ पार्ट में भाई a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2, ऐसे ही a2 की वैल्यू 4 -4 और -5, अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा 2/4 -2/-4 -2/-5, तो ये तो क्या आ गया 1/2, ये माइनस से माइनस कटा क्या आ गया 1/2, और ये -2/5, भाई माइनस से माइनस कट गया। हाँ, तो ये पहले तो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, पहले तो इक्वल थर्ड इक्वल नहीं, तो लाइंस पैरेलल, और अगर पैरेलल हो तो उस केस में आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन भी नहीं निकालना। तो उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। भाई इसने क्या कहा, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो मैंने ये रेक्टेंगुलर गार्डन मान लिया, इसकी जो लेंथ है वो मैंने x मीटर मान ली, और जो ब्रेथ है वो क्या मान ली मैंने y मीटर। इतना आपको समझ में आया। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो मैंने क्या मान ली y मीटर। ब्रेथ क्या मान ली मैंने y मीटर। इसने क्या कहा है, अगर लेंथ ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर, भाई लेंथ क्या है x, ये ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4, तो x किसके इक्वल आ गया y/4। इतना आपको अच्छे से समझ में आया। और आगे इसने क्या कहा, आगे इसने कहा है कि जो पेरीमीटर है उसका आधा किसके इक्वल है 36, यानी कि पेरीमीटर बाय 2
किसके इक्वल 36। अब आपको पता है कि पेरीमीटर 1/2 तो एज इट इज, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहां पर 2 से 2 कटा, लेंथ कितनी है यहां पर x और ब्रेथ कितनी है y इज इक्वल टू 36। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं, x की वैल्यू क्या है y प्लस 4, तो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 36। y प्लस y 2y और 4 उधर जाएगा माइनस, 36 माइनस 4 32, ये डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 16। और अगर y की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू क्या है 16 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 x की वैल्यू क्या आ गई 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है और ब्रेथ क्या है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए। 6th क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इज। भाई फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। देखिए भाई एक इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको कोई भी एग्जाम्पल देना है, अपनी तरफ से एग्जाम्पल देना है तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए यहां पर जरूरी क्या है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए तो भाई कोई भी रेशो इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई हम इक्वेशन बना देंगे जिसमें आपकी रेशो इक्वल ना हो। तो मैंने मान लीजिए एक इक्वेशन मान ली क्या 3x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या रेशो यहां पर सेम है, नहीं है, तो ये फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल हो गया। सेकंड पार्ट में क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होता है, लेकिन थर्ड इक्वल नहीं होता। तो इसलिए मैंने एग्जांपल क्या मान लिया भाई 2/3 है, क्या है 2/3, तो 2/3 है तो मैंने इक्वेशन मान ली क्या x प्लस वाई, नहीं x प्लस वाई नहीं मान सकते, जो आपकी रेशो है वो सेम होनी चाहिए। तो मैंने इक्वेशन क्या मान ली, मैंने इक्वेशन मान ली 3, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3, और 2/3 यहाँ पर या तो मैं क्या मान सकता हूँ 2, तो 2 ये मैंने मान लिया 3, और यहाँ पर मैंने मान लिया क्या प्लस का 16। तो देखो अब डिवाइड करेंगे तो 2/2 1, 3/3 1 और 8/16 1/2 रहेगा, यानी कि थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया किसका, पैरेलल लाइन का। थर्ड है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में हम क्या कर सकते हैं, एक और मान सकते हैं जिसमें रेशो इक्वल हो। तो मैंने क्या मान लिया माइनस का 2x, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या भाई कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारे लिए। तो 4x, यहां पर मैंने मान लिया क्या 6y, और यहां पर मैंने मान लिया क्या माइनस का 16। अब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस से माइनस कटेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कोइंसिडेंट लाइंस का। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, सभी के अपने अपने एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जो आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2, भाई पैरेलल में तो क्या होता है पहले दो इक्वल होते हैं, थर्ड नहीं होता। इंटरसेक्टिंग में कोई भी इक्वल नहीं होता, और कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये एग्जाम्पल देने हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। 7th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। भाई इक्वेशन है आपके पास एक है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 देखो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 12। अब डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। भाई इन दो लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको क्या करना है शेड करना है, शेडेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो देखिए भाई यहां पर अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, तो अगर मैं x की वैल्यू और x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y उधर जाएगा पॉजिटिव, तो y की क्या आ गई 1, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं x की क्या आ गई -1। ऐसे ही अगर यहां पर टेबल बनाएं
अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की क्या आ गई 6, और अगर y की 0 पुट करता हूं तो x की क्या आ गई 4। इतना क्लियर। अब मुझे ये टेबल बनाना है तो कैसे, ये y एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई x एक्सिस, y नेगेटिव, x डैश और x, और ये 0। भाई मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए 6, तो ये 2 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, और ये 6, 2 4 6 -2 -4 -6 -2 -4 और -6। इतनी बात क्लियर। x पर 0 y पर 1, x पर 0 y पर 1 यहां पर होगा, और x पर -1 और y पर 0, x पर -1 और y पर 0 ये होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी लाइन है, इसकी इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6 ये पॉइंट हो गया, और x पर 4 y पर 0, तो x पर 4 और y पर 0 ये पॉइंट हो गया। तो इसीलिए ये एक लाइन आपकी क्या आ गई, ये। इतना क्लियर भाई। तो इस लाइन की भी इक्वेशन लिख देंगे, क्या थी 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब x एक्सिस के साथ और जो ये है, हमें इस ट्रायंगल को क्या शेड करना है, तो मैंने ये शेड कर दिया भाई, ये रीजन, ये पूरा रीजन ट्रायंगल का हो गया। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने थे। ये पॉइंट क्या है भाई, ये पॉइंट है x पर -2 और y पर 0, ये हो गया। ये पॉइंट क्या है, x पर 4 और y पर 0। और उम्मीद है मुझे ये पॉइंट आप जो है जब ग्राफ नोटबुक पर बनाओगे तो ये पॉइंट आपका निकल जाएगा, या तो 2 4 होगा या कुछ और होगा। तो आपको इसका भी मुझे कमेंट करके बताना है कि जो ये पॉइंट है ये आपका क्या होने वाला है। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई। तो आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं जितने भी मैंने आंसर बोले हैं, और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपके डाउट की क्लास रहेगी उसमें हम उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.